हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक और एलियन मूवी जिसका नाम है द टुमारो वॉर, जिसमें पृथ्वी पर बढ़ते हुए एलियंस अटैक को दिखाया गया है। ये एलियंस बहुत ही खतरनाक और झुंड में रहते हैं जो अपने टैक्टिकल से बड़े बड़े कांटे छोड़ते हैं। इन्हीं एलियंस को रोकने के लिए इंसान भविष्य में जाकर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा करने में वे नाकामयाब रहते हैं। तो कैसे पूरी दुनिया मिलकर एलियंस को खत्म कर पाएगी, ये देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में बहुत सारे लोगों को आसमान से गिरते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से बस कुछ लोग ही बच पाते हैं। और फिर मूवी में 28 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ डैन नाम का आदमी अपनी बेटी के बर्थडे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर जाता है। जहाँ डैन के पिता भी अपनी पोती के लिए गिफ्ट्स और चिट्ठियां भेजते हैं, लेकिन डैन को ये सब पसंद नहीं आता क्योंकि डैन अपने पिता से नफरत करता है। इसके बाद डैन एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, मगर तभी उसके पास कंपनी की तरफ से एक रिजेक्शन कॉल आता है, जिससे डैन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फिर वह अपनी बेटी के साथ लाइव फुटबॉल मैच देख रहा होता है, जहाँ वह देखता है कि ग्राउंड के बीचों बीच एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर निकल कर आते हैं। जहाँ कैप्टन हार्ट दुनिया को संदेश देती है कि हम भविष्य से आए हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है, जिन्हें रोकने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि अगर भविष्य में जाकर उन्हें रोका नहीं गया तो आपका आने वाला कल भी सुरक्षित नहीं रहेगा और पृथ्वी से मानव प्रजाति का अंत हो जाएगा। इस बात पर दुनिया भर के देश कंसर्न करते हैं और अपने अपने सोल्जर्स को जंग लड़ने के लिए भेजने लगते हैं, मगर जितने लोग भविष्य में जंग लड़ने जाते थे उनमें से बहुत कम लोग ही प्रेजेंट में वापस आते थे। इससे लोगों में एक डर का माहौल बन जाता है। इस वजह से बहुत कम लोग ही जंग लड़ने के लिए भविष्य में जाते थे। इसके अलावा लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि ये जंग हमारी नहीं है। और फिर हम डैन को देखते हैं जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा होता है। हालांकि वो एक बायोलॉजिस्ट है, मगर उसे उस फील्ड में कोई जॉब नहीं मिलती और पैसे कमाने के लिए उसे जबरदस्ती टीचर की नौकरी करनी पड़ती है। मगर न तो डैन को पढ़ाने में मजा आता है और न ही बच्चों को पढ़ने में, क्योंकि दुनिया के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। और फिर डैन को एक मिलिट्री ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आता है, जिसे वहाँ जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है। और जब डैन वहाँ जाता है तो कुछ लेडी सोल्जर्स उससे इन्फॉर्मेशन लेती है, जिसके बाद डैन को एक चेयर से बांधकर उसके हाथ में एक डिवाइस फिट कर दिया जाता है। दरअसल ये लेडी सोल्जर्स की टीम इंसानों को भविष्य में भेजती थी, जहाँ टेस्टिंग के दौरान वे हर आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन का पता लगा लेती है, जैसे कि किसी भी आदमी की मौत कब होगी। और यहाँ पर पता लगता है कि डैन की मौत आज से 7 साल बाद 2030 में होगी। तब डैन पूछता है कि मेरी मौत किस प्रकार होगी। तब वे लेडी सोल्जर्स कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, आपके साथ भी नहीं। यानी यहाँ पर अब लोगों को जबरदस्ती भविष्य में भेजा जा रहा था। और जब इस बात का पता डैन की वाइफ और उसकी बेटी को लगता है तो वे दोनों रोने लगते हैं। डैन की वाइफ कहती है कि हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, लेकिन डैन कहता है कि ये डिवाइस मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता। और फिर डैन की वाइफ उसे उसके पिता के पास जाने के लिए कहती है, मगर वह अपने पिता के पास जाने से मना कर देता है क्योंकि वह उनसे नफरत करता है। लेकिन डैन भी जानता था कि इस डिवाइस को सिर्फ उसके पिता ही ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए वह अपने पिता के पास जाकर मदद मांगता है, जिनका नाम जेम्स होता है। जेम्स अपने बेटे से कहता है कि इसे तो मैं आसानी से निकाल दूंगा। और फिर जब डैन अपने डिवाइस को हटवा रहा होता है तभी वह अपने बचपन की बात छेड़ देता है। वह अपने पिता से कहता है कि जब मैं छोटा था तब आप मुझे और मेरी माँ को अकेले छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से हमें बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल डैन का पिता पहले मिलिट्री में था, जहाँ उन्हें जहाज उड़ाने का बहुत शौक था। और फिर जब डैन लगातार अपने पिता पर गुस्सा दिखाने लगता है तो जेम्स को भी गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है और डैन बिना डिवाइस को अनलॉक किए घर वापस चला जाता है, जहाँ वह अपनी वाइफ और बेटी से आखिरी बार मुलाकात करता है। और फिर डैन बाकी लोगों के साथ बेसिक ट्रेनिंग के लिए जाता है, जहाँ उसे चार्ली नाम का एक बंदा मिलता है जो बहुत ही फनी होता है। और फिर इसके बाद सभी को एक मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है, जहाँ एक लेडी क्वेश्चन करते हुए कहती है कि अगर भविष्य में जंग छिड़ी हुई है तो क्यों ना हम पास्ट में जाकर उस मुसीबत को ही खत्म कर दे जिस वजह से ये जंग शुरू हुई है। तब एक एक्सपर्ट उसे बताता है कि हमारी टाइम मशीन सिर्फ 30 साल बाद ही लोगों को भेज सकती है, और अगर हमने पास्ट में जाने की कोशिश की तो इससे टाइम मशीन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी, जिस वजह से सभी लोग हमेशा के लिए बीच में ही फंस जाएंगे। इसलिए जो सिस्टम बनाया गया है वही हमारे लिए सही है। और फिर थोड़ी देर बाद इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जो खतरे का संकेत था। तभी वहाँ कैप्टन हार्ट आती है, जो डैन को बताती है कि हमें अभी भविष्य में जाकर लड़ना होगा, क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास केवल एक ही टेस्टिंग लैब है, और अगर उन्होंने उसे भी तबाह कर दिया तो फिर हम इंसानों को बचने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। और फिर सभी लोग तैयार होकर टाइम ट्रेवल के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ एक एक करके सभी लोग उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। मगर तभी टाइम मशीन में कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से दूसरी दुनिया में लोग एक एक करके आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद सभी लोग मारे जाते हैं, केवल उन लोगों को छोड़कर जो किस्मत से एक स्विमिंग पूल में गिर गए थे, जिसके अंदर से डैन और बाकी लोग बाहर निकलते हैं। और अब इन्हीं लोगों को उन एलियंस को रोकना होगा। और ये वही सीन होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी मूवी का सीन अब प्रेजेंट में है, जहाँ हम एक लेडी इंचार्ज कर्नल म्यूरी को देखते हैं, जो डैन से फोन पर बात कर रही होती है, जहाँ कर्नल म्यूरी डैन
को बायो लैब में जाने के लिए कहती है और लैब में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद डैन अपने बाकी साथियों के साथ उस टेस्टिंग लैब में जाता है जहाँ पहले ही सब कुछ तहस नहस हो चुका था। यहाँ पर एलियंस का हमला हुआ था जिस दौरान सभी लोग मारे गए और फिर डैन अपनी टीम के साथ लैब की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ डोरियन नाम का एक लड़का एलियन के नाखून को निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता है। और फिर डैन आगे एक यूनिट को देखता है जिन्हें एलियंस ने पूरी तरह मारकर हवा में लटका दिया था, जिसकी इन्फॉर्मेशन डैन कर्नल म्यूरी को देता है। इसके बाद म्यूरी डैन से कहती है कि लैब में कुछ रिकॉर्डिंग्स और हार्ड ड्राइव रखी है जिन्हें लेकर तुम्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने वहाँ इंसानी लाश को छोड़ा है तो वे दोबारा वहाँ पर जरूर आएंगे। इसके बाद डैन जल्दी से अपनी टीम के साथ लैब में जाता है और हार्ड ड्राइव को ढूंढता है। वहीं दूसरी तरफ नीचे पहरेदारी पर बैठे लोग उन एलियंस को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। जिसके बाद डैन हार्ड ड्राइव लेकर जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि वे किस रास्ते से बाहर निकले, क्योंकि एलियंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। और फिर कर्नल म्यूरी उन्हें रास्ता दिखाती है, जिसके बाद वे सभी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। और फिर तभी एक आदमी को एलियंस का झुंड दिखता है जो बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा था। और जब डैन इन एलियंस पर लाइट मारकर देखता है तो सभी एलियंस उसकी टीम पर हमला कर देते हैं, जो अपने जहरीले डंकों से एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। मगर चार्ली और डैन मिलकर एक एलियन को मार डालते हैं। जिसके बाद डैन कर्नल म्यूरी से एयर स्ट्राइक सपोर्ट मांगता है ताकि वह अपनी टीम को बचा सके। तब तक कुछ आर्मी सोल्जर आर्म व्हीकल के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, जिन्हें देखकर डैन की टीम बहुत खुश होती है। मगर अचानक से एलियंस उन पर भी हमला कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने बचाव के लिए अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर फाइटर जेट आ जाते हैं जो एक एक करके एलियंस के झुंड पर हमला करने लगते हैं, जिससे डैन और उसकी टीम बेहोश हो जाती है। और फिर जब डैन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी टीम के सभी सोल्जर्स मारे गए, केवल चार्ली को छोड़कर। चार्ली और डैन एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और फिर वे दोनों टेंट से बाहर निकलकर डोरियन नाम के उसी बंदे के पास जाते हैं जिसने एलियंस का नाखून काटा था। डैन उससे कहता है कि तुम 3 बार भविष्य में जाकर जंग लड़ चुके हो, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता या फिर तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। तब डोरियन कहता है कि मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है और मैं अगले 6 महीनों में मर जाऊंगा, इसलिए घर पर मरने से अच्छा है मैं जंग में लड़कर मरूं। ये सुनकर डैन और चार्ली उससे काफी इंस्पायर होते हैं और फिर डैन को म्यूरी फॉरेस्टर के पास ले जाया जाता है और म्यूरी उसे हार्ड ड्राइव लाने के लिए थैंक्स बोलती है। जिसके बाद डैन को पता लगता है कि म्यूरी का सरनेम उसके नाम से बहुत मेल खाता है, इसलिए डैन को लगता है कि वह पहले भी म्यूरी से मिल चुका है। और तब म्यूरी बताती है कि मैं आपकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर हूँ। ये सुनकर डैन बहुत खुश होता है और उसे अपने बेटी पर प्राउड फील होता है कि इतने बड़े मिशन में वह लीडर की भूमिका निभा रही है। दोनों की बातचीत के बाद डैन को एहसास होता है कि उसकी बेटी उससे अब भी नाराज है, क्योंकि वे बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। और सेम स्टोरी डैन के साथ भी थी, क्योंकि डैन के पिता भी आर्मी में अपने परिवार को छोड़कर चले गए थे। और फिर म्यूरी अपने पिता से कहती है कि हमें अगले मिशन पर ध्यान देना चाहिए, हम एक मादा मोस्टर को पकड़ने वाले हैं जिससे पता लगा जा सके कि वे कहां से आए हैं और उनकी कमजोरी क्या है। और फिर म्यूरी एक हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने पिता से बातें कर रही होती है कि एलियंस ने पूरी पृथ्वी के जीवों को खत्म कर दिया है और अगर उस मादा मोस्टर को पकड़ा नहीं गया तो हम इनकी कमजोरी का पता नहीं लगा पाएंगे। जिसके बाद म्यूरी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उस फीमेल मोस्टर को पिंजरे में डालने की कोशिश की जा रही थी, मगर वह मादा एलियन बहुत खतरनाक थी। और फिर म्यूरी अपने पिता को हेलीकॉप्टर में रुकने के लिए कहती है और खुद उस मादा मोस्टर को पकड़ने के लिए सुरंग में जाती है जहाँ वह मादा मोस्टर किसी के कब्जे में नहीं आ रही थी। और फिर दूसरी तरफ एलियंस का झुंड भी मादा मोस्टर को बचाने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद डैन भी उसी होल के अंदर अपनी बेटी को बचाने के लिए चला जाता है जहाँ सभी मिलकर उस मादा मोस्टर को एक पिंजरे में डाल देते हैं। इसे हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से ले जाया जाता है, मगर तब तक एलियन सभी जगह पर फैल चुके थे और एक हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद म्यूरी एक आर्मर व्हीकल पर बैठकर उन एलियंस पर मशीन गन से हमला करती है। इसके बाद वे सभी उस मादा मोस्टर के साथ एक लैब में पहुंचते हैं। जिसके अगले दिन डैन और म्यूरी दोबारा टेस्टिंग लैब में मिलते हैं जहां म्यूरी अभी भी अपने पिता से नाराज होती है और उनसे एक फॉर्मल सोल्जर की तरह बात करती है। यहाँ पर दोनों मादा मोस्टर के डीएनए पर काम करते हैं जहाँ वे बहुत सारे सैंपल्स इकट्ठा करते हैं ताकि उन्हें अलग अलग क्वांटिटी में मिलाकर एक सटीक वैक्सीन बनाई जा सके ताकि वे उन एलियंस को हमेशा के लिए खत्म कर सके। वे दोनों हजारों मिश्रण तैयार करते हैं और एक परफेक्ट बॉन्ड बनाने के लिए दिन रात काम में लगे रहते हैं और फाइनली एक दिन 100% बॉन्ड बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इतना जहर सभी एलियंस को मारने के लिए काफी नहीं था, इसलिए म्यूरी अपने पिता से कहती है कि आप पृथ्वी पर प्रेजेंट टाइम में इस वैक्सीन को लेकर जाओ जहाँ दुनिया भर के देश इस वैक्सीन
वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बना सकेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, इसलिए आपको फिर से प्रोजेक्ट में जाना होगा। लेकिन डैन अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता, और तभी वहाँ पर एलियंस का बहुत बड़ा झुंड हमला कर देता है, जहाँ सोल्जर्स उन पर एडवांस हथियारों से हमला करते हैं, मगर उन एलियंस की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। और फिर म्यूरी अपने पिता डैन के साथ उस जहरीली वैक्सीन को लेकर वहाँ से निकल जाती है, जहाँ उनका सामना एलियन से होता है। वे दोनों उन एलियन से लड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास जाने लगते हैं, मगर वहाँ जाने से पहले ही एक एलियन म्यूरी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एलियन का डंक उसके पेट में लग जाता है, और फिर वहाँ के सभी बिल्डिंग्स और वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और 3 मिनट के अंदर ही पोर्टल भी खुलने वाला था। मगर म्यूरी यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी होती है, और डैन को अपनी बेटी को छोड़कर जाना पड़ता है, जहाँ दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और फिर पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके जरिए डैन पृथ्वी पर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर डैन कैप्टन हार्ट को वैक्सीन के बारे में बताता है कि उसे ज्यादा मात्रा में बनाकर भविष्य में भेजना होगा। मगर कैप्टन हार्ट कहती है कि हमारी टाइम मशीन खराब हो चुकी है, अब हम दोबारा भविष्य में नहीं जा सकते। और फिर इसके बाद डैन अपनी वाइफ और बेटी के पास जाता है, जहाँ डैन अपनी बेटी म्यूरी को देखकर बहुत खुश होता है। और फिर रात को डैन अपनी वाइफ को अपनी बेटी के बारे में बताता है कि वह मेरे साथ वहाँ पर थी, वह एक बहादुर सोल्जर है, वह दुनिया को बचा रही थी, मगर मुझे उसे छोड़कर वहाँ पर आना पड़ा। हम दोनों ने मिलकर एक जहरीली वैक्सीन भी बनाई थी उन एलियंस को खत्म करने के लिए, मगर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हम दोबारा भविष्य में नहीं जा सकते, इसलिए यही रहकर हमें कुछ समाधान निकालना होगा। डैन अपनी वाइफ को बताता है कि 2048 में गर्मियों के दिनों में एलियंस ने सबसे पहले अटैक किया था। तब उसकी वाइफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती है। वह डैन से कहती है कि जब एलियन ने 2048 में हमला किया था, इसका मतलब ये नहीं कि वे तभी धरती पर आए होंगे, क्योंकि अगर वे 2048 में पृथ्वी पर आते तो सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से उनका पता चल जाता। हो सकता है एलियंस उस समय पृथ्वी पर आए हो जब अंतरिक्ष में सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी। ये सुनकर डैन के दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं और उसे अपनी वाइफ की बात समझ आ जाती है, जिसके बाद डैन चार्ली के पास जाता है और डोरियन को मिले उस एलियन के नाखून पर रिसर्च करता है, जहाँ उन्हें उस नाखून पर चीनी और उत्तर कोरिया की ज्वालामुखी की राख मिलती है। तब डैन कहता है कि चाइना की राख रूस में कैसे पहुंची, क्योंकि ये राख चाइना और उत्तरी कोरिया की है, जो रूस से हजारों किलोमीटर दूर है, और पहला हमला 2048 में रूस पर हुआ था। इसका पता लगाने के लिए डैन अपने एक स्टूडेंट के पास जाता है, जिसे ज्वालामुखी में बहुत रुचि थी, और तब वह बताता है कि 1946 में हजारों परमाणु बम फटने की वजह से चीन और उत्तर कोरिया की राख दुनिया भर में फैल गई थी, जिसके बाद वहाँ भारी बर्फ पड़ने से ग्लेशियर बन गया। यानी वे एलियंस हजारों सालों से उस बर्फ के नीचे ही छिपे हुए थे, जहाँ उन्होंने हजारों सालों तक अपनी जनसंख्या बढ़ाई, और जब क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघलने लगी, तब एक एक करके सभी एलियंस उस ग्लेशियर से बाहर निकलने लगे और दुनिया भर में फैल गए। अब डैन और उसके साथियों को सब कुछ मालूम हो गया था, इसलिए वे सभी रूस के उस हिस्से में जाने का फैसला करते हैं जहाँ अभी भी एलियंस अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे थे। और क्योंकि डैन जानता है कि एलियंस 2048 में हमला करेंगे, इसलिए डैन अपनी टीम के साथ मिलकर उन एलियंस को पहले ही खत्म करना चाहता है। लेकिन सरकार इसके लिए उन्हें सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि डैन के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि वे एलियंस रूस में ही मिलेंगे। इसलिए मजबूर होकर डैन अपने पिता जेम्स के पास जाता है और अपनी बेटी म्यूरी को बचाने के लिए वह उनसे मदद मांगता है। तब जेम्स कहता है कि म्यूरी मेरी पोती है और मुझे उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। और फिर जेम्स अपने प्राइवेट प्लेन से डैन और उसकी टीम को रशिया लेकर जाता है, जहाँ डैन को एक ट्रांसमीटर में एलियंस के होने का सिग्नल मिलता है, जिसके बाद वे भारी विस्फोटक से उस जगह को उड़ा देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, और उसी से एक रास्ता एलियन की शिप तक पहुंचता है, जहाँ उन्हें आखिरकार वे एलियंस मिल जाते हैं, जो अभी भी अंडों के अंदर होते हैं। और तब डैन अपने पिता और चार्ली को बाहर नजर रखने के लिए कहता है कि कोई भी एलियन यहाँ से बचकर नहीं निकलना चाहिए। जिसके बाद डैन अपनी टीम को वो जहरीला वैक्सीन लगाने के लिए कहता है, मगर तभी एलियन उन अंडों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद एक एक करके सभी एलियन बाहर निकलने लगते हैं, और बाहर खड़े डैन के पिता और चार्ली उन एलियंस को मारने लगते हैं। आगे हम शिप के अंदर हजारों मॉन्स्टर को अंडों से निकलते हुए देखते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पूरी शिप को ही बम से उड़ाना पड़ेगा। इसलिए डोरियन ने पहले ही शिप के अंदर बम फिट कर दिए थे, और जब एलियंस उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, डोरियन कहता है कि मैं अपने तरीके से मरूंगा, और वह बटन दबा देता है, जिससे पूरा शिप तबाह हो जाता है, और इसी के साथ ही सारे एलियंस मारे जाते हैं। डैन वहाँ से निकलकर चार्ली और अपने पिता के पास जाता है, जहाँ जेम्स अपने बेटे से कहता है कि एक मादा एलियन बचकर निकल गई है, और फिर डैन और उसके पिता उस मादा एलियन को ढूंढते हुए निकल जाते हैं, जहाँ जेम्स उस मादा मॉन्स्टर को झांसा देकर उस पर स्नाइपर गन से निशाना लगाता है। दोनों के हमला करने के बाद भी वह एलियन काबू नहीं आती, और फिर अचानक से वह एलियन धुंध में गायब हो जाती है और घात लगाकर दोबारा हमला करती है, मगर इस बार डैन उसके पैर में वह जहरीली वैक्सीन लगा देता है, इससे उसका पैर सड़ने लगता है, लेकिन वह अपने पैर को अपने मुंह से काट देती है, इससे वैक्सीन बेअसर हो जाती है। और फिर डैन डोरियन के नाखून से उसका गला काट देता है, जिसके बाद जल्दी से उस जहरीली वैक्सीन को उसके मुंह के अंदर डाल देता है, इससे उस मादा
बाद एलियन की बॉडी पूरी तरह सड़ जाती है और सभी एलियंस मारे जाते हैं और इस तरह डैन पूरी दुनिया को आने वाले संकट से बचा लेता है और अपनी बेटी को भी, क्योंकि अब सब एलियंस मारे जा चुके हैं, इसलिए उसकी बेटी अब फ्यूचर में सुरक्षित रहेगी। और अब हम डैन और उसकी फैमिली को एक साथ देखते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब